नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर पर आधारित है। एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस का ही नेक्स्ट सीरीज है ये, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ग्राउंड वाटर का कितना इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 87% पार्ट हमारे एग्रीकल्चर में ही प्रयोग में होता है। यानी कि हम लोग सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर का पार्ट है या भूजल का हिस्सा है वो आपकी खेती के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो अब यहाँ हमारे भारत में क्या स्थिति है अभी प्रेजेंट टाइम में ग्राउंड वाटर की, और ऐसे कौन से 6 राज्य हैं जहां पर 100% से भी ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर आप एक स्टूडेंट है, रिसर्चर हैं या किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी जानकारी को अपडेट करने के लिए, आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए, और आने वाले समय के अंदर हमारी प्रकृति, नेचर, रिसोर्स और ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए आपको इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं कि 2024 के अंदर टोटल आपका कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ। तो लगभग 245.64 मिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ था। 2023 के अंदर यही आपका 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर था। यानी कि 2023 के मुकाबले जो वाटर एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का वो काफी ज्यादा रहा है। वहीं अगर हम एवरेज स्टेज की बात करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, वो 60% रही है। यानी कि दर जो है आपके पानी को निकालने की, जो कि 2023 के अंदर 59.26% थी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले जो एवरेज स्टेज है आपके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का वो भी इंक्रीज हुआ है। और वहीं अगर एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें, मतलब आपके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उनको दोबारा रिफिल किया गया, ये नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है, दोनों को इंक्लूड करके इसमें आपका साझा किया गया है कि 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर जो आपका वाटर है वो रिचार्ज हुआ है। वहीं अगर नेट एनुअल आपके ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो कितना है, 19 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और अब आपको यहां पर कुछ और आंकड़ों के ऊपर नजर दोहराता हूं कि सबसे ज्यादा हमारा जो ग्राउंड वाटर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, भूजल हम लोग निकालते हैं भूमि से, वो आपका किसमें सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग में लेकर आते हैं। तो देखिएगा, एग्रीकल्चर में हम लोग लगभग 213.29 बिलियन क्यूबिक मीटर यूज करते हैं, जो कि टोटल ग्राउंड वाटर का आपका 87% है। यानी कि लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर जो कंजप्शन हमारा है वो एग्रीकल्चर में ही होता है। हम लोग खेती बाड़ी के अंदर चाहे सिंचाई के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं या किसी और पर्पस के लिए, तो सारा का सारा लगभग 87% किसमें जाता है, खेती बाड़ी में जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक यूज, अब चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो जहां पर पीने के लिए पानी हो, कपड़े धोने की आवश्यकता है, तो जो आपका घरों के अंदर पानी प्रयोग में होता है वो टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लगभग 11% है, 28.07 बिलियन क्यूबिक मीटर। और इंडस्ट्रीज के अंदर इसका जो प्रयोग में होता है वो लगभग 4.28 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी कि लगभग 2% पानी आपका जो है केवल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब देखिए, जो स्टेट और यूटीज हैं जिसके अंदर आपका मोर देन 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये वो स्टेट हैं, वो राज्य हैं जहां पर आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज उतना नहीं होता है। यानी कि ग्राउंड वाटर हम लोग रिफिल उतना नहीं करते हैं जितना कि पानी वहां से निकाल लेते हैं। तो ये 6 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली और आपका दमन एंड दीव। तो ये 2 आपके यहाँ पर यूटीज हैं, बाकी दिल्ली भी यूटी है, लेकिन 3 आपके जो है इसके अंदर राज्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आप सोच के देखो कि हमारे देश के जो सबसे बड़े ग्रेनरी स्टेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अन्न उत्पादन करते हैं, अब वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां पर ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इन राज्यों के अंदर पैडी की क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, जो कि अनकन्वेंशनल है। यहां पर खेती जो है वो पैडी की नहीं करनी चाहिए या फिर कुछ एरियाओं के अंदर लिमिटेड करनी चाहिए, अदरवाइज आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। टोटल जो आपकी एसएस यूनिट है ब्लॉक और तालुकाज की अगर हम बात करें, तो जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट है, मतलब जिनको इस रिपोर्ट के अंदर आपका इंक्लूड किया गया है, वो लगभग 6746 यूनिट को इसमें इंक्लूड किया गया था। अब आपको बता दूं कि यहां पर एक तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आपका है, इसके अलावा एक और यहां पर कमेटी है जिसके अंदर में ये डेटा आपका इंक्लूड किया गया है, और कमेटी का नाम आपका है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। उसकी पार्टनरशिप के साथ आपका जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उनके द्वारा एक आपका फिगर 2025 का रिलीज किया गया था एनवायरमेंट डे पर। उसी के अनुसार हम ये डेटा को आपके
साथ साझा करने जा रहे हैं। अब बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेट और यूटीज हैं जहां पर मोर देन 40% आपका जो ग्राउंड वाटर है वो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं बल्कि डोमेस्टिक यूज में प्रयोग में लाया जाता है। अब यहां पर आपको स्थिति यह समझनी पड़ेगी कि अगर इन राज्यों के अंदर जहां पर आपका 40% से भी ज्यादा पानी घरों के अंदर प्रयोग होता है, यानी कि जो पीने के लिए पानी की आवश्यकता है या फिर जो घर की रिक्वायरमेंट होती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो लगभग आपकी 40% से भी ज्यादा यहां पर पानी उस पर्पस के लिए निकाला जा रहा है। इसका मतलब इन राज्यों में एग्रीकल्चर का प्रयोग कम है ग्राउंड वाटर का और पीने के लिए ज्यादा है। यहां पर अगर किसी वजह से ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट हुआ तो लोगों को पीने की पानी की भी समस्या देखने को मिल सकती है, जो कि अपने आप में अहम हो जाएगा। वहीं बात करें तो सीएससी और डाउन टू अर्थ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2024 का जो डेटा है और 2023 का डेटा है, उन दोनों में काफी वेरिएशंस हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि आपके रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं, मेनली एग्रीकल्चर स्ट्रेस है, ड्राई वेल, कंटेमिनेशन और वाटर पॉवर्टी। अब इसके अलावा क्या देखने को मिला कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल तो डिप्लीट होता ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस ग्राउंड वाटर के अंदर कुछ पोटेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी ऐड होते जा रहे हैं। कई ऐसे स्टेट्स और कई ऐसे राज्य मिले हैं जहां पर ये टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, आर्सेनिक की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना, तो उनकी वजह से भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार पोल्यूट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार मेनली फाइंडिंग्स क्या है कि ग्राउंड वाटर पर हमारी डिपेंडेंसी जो है 2024 के अंदर बढ़ चुकी है पिछले सालों के मुकाबले, और 16 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो नेचुरल रिचार्ज से ज्यादा हो रहा है और डेंजरस आपके टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अगर यही कंटिन्यू रहा तो ये आपका किसके कारण हुआ, मतलब किस रीजन के कारण हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्शन ज्यादा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा 87% जो वाटर है वो हम लोग किस में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रयोग में लेकर आते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा मेजर जो वाटर यूटिलाइजेशन होता है वो किस में होता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई में प्रयोग में लाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारा राजस्थान या हरियाणा है या पंजाब है जहां पर भी पैडी की कल्टीवेशन की जाती है, राजस्थान के अंदर पूरे में नहीं की जाती, लेकिन जो गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे राजस्थान के अंदर मेजर ग्रेनरी प्रोड्यूसिंग आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर आपका सबसे ज्यादा पैडी का कल्टीवेशन अभी हो रहा है। तो उस केस में ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन मेनली है वो इरिगेशन पर्पस के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, सिंचाई के लिए लोग प्रयोग में लेके आ रहे हैं, और उसका एक्सेसिव यूज के कारण कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट हो रहा है, यानी कि भूजल स्तर आपका नीचे ज्यादा जा रहा है। दूसरी बात है रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। अब आपने ये भी देखा होगा कि पिछले सालों के मुकाबले जो बारिश का पैटर्न है वो भी हमारा बदल चुका है। अभी इस साल तो बारिश आपकी जो है काफी ज्यादा होती जा रही है, और इस साल हमें बारिश जो है पिछले कई सालों के मुकाबले जो है पहले भी ये मानसून आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मानसून के शिफ्ट होने का कारण ये हमारा बदलता हुआ मौसम है, बदलता हुआ पर्यावरण है, और इसके अंदर सबसे बड़ा मेजर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर या तो बारिश की घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी और कई जगह पर तो भयंकर सूखा भी पड़ सकता है। और आपने इस साल देखा भी होगा कई जगह जहां पर ड्रोट की कंडीशन अकर कर रही है और जो टेम्परेचर आपका है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो उसके कारण इन एरिया के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी, वाटर का कंजप्शन भी बढ़ेगा, और वाटर का कंजप्शन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वाटर का एप्लीकेशन है वो भी बढ़ेगा और ग्राउंड वाटर हमारा ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। और अगर वहां पर बारिश नहीं आ पाई तो उन एरियाज के अंदर ग्राउंड वाटर और ज्यादा डिप्लीट होता जाएगा, जो कि हमारे लिए आने वाले समय के अंदर काफी खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट बारी आती है जी अनरेगुलेटेड बोरवेल ड्रिलिंग। अब आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर, अभी हरियाणा में तो चलो बिजली फ्री नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर बिजली फ्री भी है, और इस बार तो जो पैडी का कल्टीवेशन है वो भी पहले कर दिया गया। नॉर्मली क्या होता था, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग 15 जून के बाद में अप्लाई की जाती थी या फिर अलाउ होती थी, लेकिन इस बार 1 जून से ही पैडी की ट्रांसप्लांटिंग अलाउ कर दी गई थी पंजाब के अंदर। और उससे माना जा रहा था कि लगभग पिछले सालों के मुकाबले लगभग आपका ये कह सकते हो कि जितना वाटर हमारा एक डैम के अंदर स्टोर होता है, खासकर जैसे हमारा भाखड़ा डैम मेजर है पंजाब के अंदर, तो भाखड़ा डैम का जितना पानी आपका स्टोर होता है लगभग 4 बिलियन क्यूबिक मीटर, उसका दुगना यानी कि 8 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारा जो है पानी इन 15 से 20 दिन के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब सोच के देखो कि वो वाटर कहां से आएगा, वो सारा का सारा पानी आपका ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं एक मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन है ग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने का। तो गवर्नमेंट्स के द्वारा भी जो ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काफी बेहुदे और काफी बकवास लगते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हम लोग खुश हो सकते हैं, आज हम किसान को खुश कर सकते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को लिए रोना पड़ेगा क्योंकि वो एक गलत डिसीजन था। तो यहां पर हमारे जो रिसोर्सेस हैं जो खासकर आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्राकृतिक रिसोर्सेस को, प्राकृतिक स्रोतों को हमें बचाना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय के अंदर समय काफी बुरा हो सकता है। क्योंकि पानी की अगर किल्लत होगी तो उसके बिना हम लोग ना तो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे पीने के लिए भी पानी की समस्या होगी, और फूड सिक्योरिटी तो डेफिनेटली खतरे में आने ही वाली है। इसके साथ बात करें तो अर्बन स्प्रॉल एंड पुअर वाटर हार्वेस्टिंग। अब जैसे आपको पता होगा कि पानी जो है वो शहरों के अंदर भी बह के या तो बाहर नदियों में, नालों में चला जाता है, जिसका कभी यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो आपके शहरों के अंदर अगर प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए आपके प्रॉपर वहां पर जो है सेटअप किए जाए, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये समस्याएं खत्म हो सकती है, जो कि नहीं किया जा रहा। तीसरा एक और मेजर रीजन है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नदियों के अंदर, झीलों के अंदर, तालाब में आपका ऐड ऑन किया जा रहा है, उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के, जो कि अपने आप में एक मेजर रीजन बनता जा रहा है हमारे सरफेस वाटर को पोल्यूट करने का। और ग्राउंड वाटर भी उससे कहीं ना कहीं पोल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि वो जब ओपनली फील्ड्स के अंदर छोड़ा जाता है तो वहां से वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके पानी के साथ बह के नीचे आपके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जहां पर उसको वो टॉक्सिक करने का, जहरीला करने का काम करता है। अब ये आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली जो आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है 2009 से लेके 2024 के बीच में, ये डेटा आपके सामने है, जिसमें जो आपका टोटल यहां पर कितना पानी जो है मतलब निकाला जा सकता था, उसमें से कितना आपका जो है एग्रीकल्चर के अंदर यूज हुआ, कितना आपका जो है घरेलू कार्यों में प्रयोग में लाया गया। अब वहीं अगर हम बात करें तो भूजल निष्कर्षण का जो मतलब टोटल 60% जो है पानी यहां पर निकाला गया है 2024 के अंदर, यही 59% था आपका 2023 के अंदर, 60% था 2022 के अंदर। मतलब टोटल पानी कितना निकाला जा सकता है, कितना आपका निकाला गया, उसका एक रेशियो आपके सामने है। अब बात करें तो आंशिक सुधार मतलब कितना आया है पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए, तो देखो ये जो रिपोर्ट आपके सामने है, ये रिपोर्ट अगेन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार है, और भारत के जो गतिशील भूजल संसाधनों के जो राष्ट्रीय संकलन है 2024 के डेटा का, उसी को यहां पर मेंशन किया गया है, और उसी के अनुसार ये सारी रिपोर्ट है। तो इसमें जो टोटल आपके आंकलन इकाइयां मतलब जिनको यहां पर रिकॉर्ड में रखा गया था वो 6746 है, और उनमें से कितनी ऐसी सोर्स हैं, कितने आपके ऐसे यहां पर ये कह सकते हो कि पार्ट है जहां पर पानी बहुत ज्यादा निकाला जा चुका है, बहुत ज्यादा खारा हो चुका है, बहुत ज्यादा जो है आपका गंभीर स्थिति है, या फिर आपकी सुरक्षित कंडीशन है। तो लगभग 70% सोर्स हमारी क्या है, सुरक्षित है, यानी कि वो अभी आपके सेफ जोन में है। लेकिन सेमी क्रिटिकल कंडीशन में वहां पर है जहां पर 70 से 90% पानी आपका निकाला जा चुका है, और जहां पर 90 से आपका 100% तक पानी आपका निकाला जा चुका है, वो अभी ये कह सकते हो क्रिटिकल कंडीशन में है। और एक्सट्रीमली जहां पर एक्सट्रैक्शन हुआ है पानी का, वो जो है ये कह सकते हो कि लगभग जहां से 100% पानी आपका निकाला जा चुका है। और कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पर आपको जो है सैलाइन कंडीशन देखने को मिली है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिली है। अब देखो भारत के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो पंजाब, हरियाणा, जो ये रीजन आपको दिखाया जा रहा है राजस्थान का, ये वो रीजन है जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल आपका 100% से भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो मैंने अभी आपको आंकड़े दिखाए भी थे कि जहां पर कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कंडीशन खराब है, वो 100% से भी ज्यादा जहां पर एक्सट्रैक्ट हुआ है, और जहां पर 90 से 100% आपका पानी एक्सट्रैक्ट हुआ है, और जहां पर 70 से 90% आपका पानी एक्सट्रैक्ट हुआ है, और जहां पर लेस देन आपके 70% वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो लेस देन 70% वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है वो आपके सेफ जोन में है, जहां पर 70 से 90% पानी आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है वो सेमी क्रिटिकल कंडीशन में है, और जहां पर 90 से 100% पानी आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों का जो डेटा है पूरा का पूरा आपके सामने है। अब यहीं अगर हम बात करें तो भूजल स्तर पिछले कई सालों के मुकाबले काफी हद तक आपका डिक्रीज हुआ है, जो मैंने अभी आपको डेटा आपका सारा का सारा बताया था उसी के अनुसार है। तो अलग अलग राज्यों का पूरा आंकलन आपको देखने को मिलेगा, और ये कोई, मैं फिर बोलना चाहता हूं कि कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, कोई यहां पर प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, बल्कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो आपका बोर्ड है उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही हम लोग इन डेटा को आपके सामने शो करते जा रहे हैं। तो अब देखो भारत की जो स्थिति है 2014 से लेके 2024 के बीच में कितनी बदली है, खासकर आपकी इकाइयों को लेकर। तो इनमें अगर आप लोग देखोगे तो जहां पर आपका पानी जो है वो कितना मतलब ज्यादा निकाला गया है, या फिर ये कह सकते हो कितना वहां पर गहराई में पानी उपलब्ध है, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो जहां पर पानी आपका कम गहराई में उपलब्ध है वो 315 जिले हैं, जहां पर 100 बात करें तो उसके बाद जैसे जैसे आपका ये MBVGL की बात करते हैं तो ये आपका
यूनिट है कि जिसके अनुसार कितना डेप्थ में पानी निकाला गया है, ठीक है। तो 200 मीटर से भी पानी अगर गहराई की बात करते हैं तो जहां पर आप ये कह सकते हो 315 है, और 200 से 400 मीटर की बात करें तो वहां पर 154 जिले थे और 75 जिले थे जहां पर आपका 400 मीटर से भी पानी गहरा जा चुका था, और 109 जिले ऐसे हैं जहां पर आपका बहुत ज्यादा गहराई में पानी जा चुका है। और अब ये जो आंकड़ा है वो 2014 के बाद बदल चुका है। ये जो पानी आपका जहां पर 400 से भी कहीं ना कहीं अधिक गहराई पर, या ये कह सकते हो यहां पर कोई निगरानी स्टेशन भी नहीं है, तो ऐसे जिले 195 हो चुके हैं। 135 वो जिले हैं जहां पर आपका 400 मीटर से भी गहरा पानी जा चुका है, और जहां पर 138 जिले ऐसे हैं जहां पर 200 से 400 के बीच में कंडीशन है, और आपके ऐसे 185 जिले बचे हैं जहां पर आपका 200 मीटर तक ही पानी उपलब्ध है। इसका मतलब जो पानी है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो रिचार्ज रेट है और जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डेटा आपके सामने है वो ये है कि पानी कितनी गहराई में जाता जा रहा है, पहले कितना गहराई में प्रेजेंट था, अब कितना और गहरा हो चुका है। और उसका कारण सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि एक तो पानी हमारा एग्रीकल्चर में हम लोग एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज उतना नहीं हो पा रहा है, वाटर हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है, ये कई रीजंस हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक यहाँ पर जो है वेरिएशन आ रही है वो भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा। अब जो पानी आपका पॉल्यूट हुआ है उसमें पॉल्यूशन के मेजर रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का रीजन है आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी की वजह से आपको पता है एक तो ब्लड जो है ब्लड रेट बढ़ता है, हाई कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लोराइड है, फ्लोराइड से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, दांत कमजोर होते हैं, जोड़ों की समस्याएं आ रही है, थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है, जिस पानी के अंदर फ्लोराइड की अमाउंट ज्यादा होती है वहां पर ये समस्या देखने को मिलती है। उसी के साथ यूरेनियम, यूरेनियम एक बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खतरनाक है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी कॉज कर सकता है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ पानी के अंदर उपलब्ध पाया गया है। नाइट्रेट, नाइट्रेट की वजह से आपको पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको हम मिथेमोग्लोबिनिया के नाम से जानते हैं, ये तो एक बड़ा मेजर सोर्स है हमारे फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर से जो नाइट्रेट आपका निकलता है, या हम यूं कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर से आपका एक प्रकार से मिनरलाइजेशन के बाद या आपकी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद पानी के अंदर या आपके ये कह सकते हो मिट्टी के अंदर जो एक्स्ट्रा आपका फर्टिलाइजर प्रेजेंट है वो पड़ा होने के बावजूद अब क्या होता है कि यहां से जो पानी आपका है वो धीरे धीरे कहां जाता जा रहा है, पानी के साथ मिक्स होकर नाइट्रेट आपका ग्राउंड वाटर में जाता जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं लोहा। लोहा मतलब आयरन। आयरन क्या होता है, अगेन ये आपका यहां पर जो है लीवर की समस्या या हार्ट की समस्या या आपके जो स्टमक को जो है प्रॉब्लम पहुंचाता है। और इसके बाद आर्सेनिक की बात आती है, तो आर्सेनिक अगेन आपका जो है स्किन कैंसर की जैसी या फेफड़े जो यहां पर लंग्स की प्रॉब्लम है, यानी कि मूत्राशय, या ये कह सकते हो कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो इनमें आपको मेजर समस्याएं इनकी वजह से देखने को मिलेगी। तो ये आपके जो लगातार ऐसे केमिकल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे हम बात करें यहां पर अलग अलग राज्यों की, तो लगभग 18 राज्यों के अंदर 218 जिले हैं जहां पर आपका ये कह सकते हो कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई। और उसमें से भी सबसे ज्यादा सैलिनिटी की प्रॉब्लम जो है वो गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर और आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहां पर ये समस्याएं सबसे ज्यादा है। वहीं पर फ्लोराइड की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है, तमिलनाडु में है और आपका तेलंगाना में है। टोटल आपके 20 राज्यों में 263 ऐसे जिले हैं जहां पर समस्याएं क्रिटिकल है। इसके साथ गुजरात भी है। वहीं आपका जो यहां पर बात करें यूरेनियम की समस्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके बाद पंजाब और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी समस्या काफी बढ़ चुकी है, यानी कि यूरेनियम की जो अमाउंट है वो आपकी ग्राउंड वाटर में पाई गई है। और लगभग 132 जिलों में 13 राज्यों के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी पाई गई है। 23 राज्यों के अंदर 443 ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट्रेट की समस्या बढ़ी है। उनमें से यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये वो आपके क्रिटिकल यहां पर ये कह सकते हो कि जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं आपकी पाई गई है। बात करें इसके बाद तो 356 ऐसे जिले हैं जहां पर आयरन की समस्या पाई गई है 25 राज्यों में। तो ये क्रिटिकल कंडीशन सबसे ज्यादा आपकी यूपी के अंदर है, फिर उसके बाद बिहार में है। और ये आप लोग देख रहे हो जो आपके रेड कलर में यहां पर कहीं ना कहीं शो किया गया है। अब देखो ये कहीं ना कहीं राज्य जो है इनके अंदर जिले तो कम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर ऑलरेडी जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो वैसे भी कम है। तो इसलिए क्रिटिकल कंडीशन इन राज्यों में भी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि वहां पर टोटल राज्य कितने हैं और उनमें से कितने राज्यों के अंदर आपकी टोटल जिले कितने हैं और टोटल जिलों में से कितने जिलों में ये समस्या आपकी पाई जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो लास्ट में आपका है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का भी आप लोग देख सकते हो क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कि यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के अंदर काफी समस्या बढ़ चुकी है। तो ये ओवरऑल हमारा आंकड़ा है जहां पर ये समस्याएं देखने को मिल रही है। लगातार अगर ये बढ़ता रहा तो उससे
क्या फर्क पड़ेगा? हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने के लिए भी पानी उपलब्ध आपको नहीं हो पाएगा, फिर हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है डीपर पंपिंग के लिए वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा गहराई से पानी को निकालना पड़ेगा, तो हमें और ज्यादा गहरे सबमर्सिबल पंप लगाने पड़ेंगे, उनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो भी हमारी बढ़ेगी। इसके साथ साथ में फ्लोराइड, आर्सेनिक और जो अलग कॉन्टामिनेंट है, इनकी वजह से हमारे डीपर एक्वाफर के अंदर ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी, और वो हमारी बॉडी के अंदर कंटेमिनेशन बढ़ता चला गया तो आपने सुना होगा बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे और ज्यादा डिजीजेस का रीजन बन सकते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि यार इस पर्सन को कभी कोई समस्या ही नहीं थी, इसने तो कभी बाहर से कुछ खाया ही नहीं, या गांव में रहते हैं तो उनको कैंसर कैसे होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण ये है क्योंकि गांव के अंदर हमारा फिल्टर वाटर हम लोग प्रयोग में नहीं लेकर आते हैं, हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट होता है उसी को पी लेते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि ये तो साफ पानी होगा, लेकिन अब सोच के देखिए कि उसी पानी के अंदर जहरीले तत्व अगर प्रेजेंट है, वो हम पानी को पिएंगे तो फिर किडनी, लीवर, हार्ट और आपके जो यहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो है बढ़ती चली जाएंगी। इसके साथ बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड रूरल एंड आपका पेरी अर्बन एरियाज के अंदर, अब आप ये सोच के देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पानी की समस्या आ गई तो वहां पर तो खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लोगों की स्थिति ऑलरेडी खराब है क्योंकि उनके पास पैसा इतना उपलब्ध नहीं है, और आने वाले समय में भुखमरी की समस्या भी बढ़ सकती है, और इसके साथ साथ लोगों के बीच में आपस में असामाजिक संतोष भी बढ़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन का रीजन बन सकता है, और जिसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पर लोगों के बीच में आपस में तनाव अगर बढ़ता है तो फिर वहां पर इंटरनल ये कह सकते हो कि देश की जो आंतरिक स्थिति है वो खराब हो सकती है, तो वहां पर आने वाले समय में काफी कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ओवरऑल जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक खतरा बन सकता है। तो हमारा देश वैसे भी, हमारे देश के अंदर जो पानी की उपलब्धता है पर कैपिटा एबिलिटी वो आपकी लगभग 1400 से 1500 पर कैपिटा लीटर जो है आई थिंक सो क्यूबिक मीटर अवेलेबल है। आने वाले समय में अगर ये और डिक्रीज हो गया तो फिर उस केस में हम लोग जो है कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में चले जाएंगे, और अगर ये क्राइटेरिया आपका 1000 क्यूबिक मीटर से लेस चला जाता है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में तो हम लोग डेफिनेटली आपका जो है क्रिटिकल जो है उस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। अब बात करें तो क्या हम लोग बदल सकते हैं, तो इसमें बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मल्टी लेवल इंटरवेंशंस करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर जो आपका एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी ताकि आपका इस कंडीशन से या हमारी जो आने वाली स्थिति है उससे बचाया जा सके। तो और इसके साथ में लो वाटर क्रॉप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉप के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमें लेके आना पड़ेगा। हम लोग जो राइस और व्हीट को लगातार पिछले कुछ सालों में ग्रो करवाते आ रहे हैं, या भारत की जो एक पहचान बन चुकी है राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें मिलेट जैसी क्रॉप के ऊपर आपका आना पड़ेगा क्योंकि उसमें वाटर रिक्वायरमेंट आपकी वाटर, क्योंकि देखो मिलेट जो होते हैं वो वाटर सिपिंग क्रॉप होती हैं, लेकिन राइस जैसी क्रॉप वाटर गजलिंग क्रॉप होती हैं जिनमें पानी की आवश्यकता आपकी ज्यादा होती है। तो हमें सबसे पहले तो लो वाटर क्रॉप के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जिस रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस अवेलेबल रहती हैं, तो यानी कि लोलैंड एरिया में हम लोग राइस की कल्टीवेशन कर सकते हैं। जहां पर पानी कम उपलब्ध है वहां पर हम लोग जो है आपका लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं, और फोर्सफुली हम कोई भी ऐसी क्रॉप को ग्रो नहीं करवाएंगे जहां पर आपका रिसोर्सेज को खतरा बढ़े। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राइस पॉलिसी को फिक्स करना पड़ेगा फार्मर्स के लिए, ताकि वो क्रॉपिंग सिस्टम को शिफ्ट कर सकें। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर पल्सेस और ऑयलसीड के लिए गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, लेकिन वहीं ना कहीं उनके मुकाबले जो प्राइस उनको देना चाहिए था, एमएसपी उनको देना चाहिए था, वो उतना नहीं दे पाए। बाकी इसके लिए मैंने प्रिक्योरमेंट के ऊपर और पल्सेस प्रोडक्शन के ऊपर एक और वीडियो पिछला बनाया था, उसको जाकर आप लोग जरूर देखना, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं तो आपकी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को हमें प्रमोट करना पड़ेगा फार्मर्स के बीच में, जो कि अभी काफी दूर है। इसका कारण है एक तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है, इनका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इनको यूज करते हैं तो जो इनकी यूज एफिशिएंसी है, या फिर ये कह सकते हो कि इनकी जो एफिशिएंसी है इरिगेशन की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल की रिस्पेक्ट में इनकी जो वाटर आपका बचत है, वाटर सेविंग है, वो लगभग 50 से 60% ज्यादा है आपके फ्लड इरिगेशन के मेथड में, जो हमारा कॉमनली फॉलो किया जाता है इरिगेशन के लिए। बात करें तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे ग्राउंड वाटर यूज के लिए भी, यानी कि हमारा ग्राउंड वाटर कितना यूज हो रहा है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, या किस फार्मर के द्वारा, वो भी हमें लिमिट करना पड़ेगा। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो फ्री सर्विस है आपके पंजाब जैसे स्टेट्स के अंदर, वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, और वहां पर हमें लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज के लिए तो सही है, किसान भी खुश हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपने आप खुश हो रही है वोट बैंक लेकर, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए वो सबसे बड़ा नुकसान है। वो कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, तो वो कहीं ना कहीं वही बात हम लोग करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बारी है जी आपका ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कि जो हमारे पौंड थे गांव में जाकर अगर आप लोग देखोगे तो पहले तालाब हुआ करते थे, उन तालाबों में हम लोग जो है अपने एनिमल्स को लेकर जाते थे और उससे पहले तो हम खुद पानी उसका प्रयोग लेकर आते थे पीने के लिए, लेकिन आज हम उस पानी को पीने के लिए छोड़िए वो इतना ज्यादा पोल्यूट हो चुका है या फिर वहां पर पौंड ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो कि पहले कहीं ना कहीं साथ में ग्राउंड को आपका रिचार्ज करने का भी काम करता था। जो बारिश का पानी होता था गांव के नदियों में, सॉरी गांव के आपके नालियों में वो जाकर आपका कलेक्ट हो जाता था और वहां से पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर में वो रिचार्ज करने का काम करता था, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल झील है उनको भी रिवाइव करना पड़ेगा। काफी ऐसे लोग हैं, एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काफी एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन हमें पर्सनली भी इस पे काम करना पड़ेगा, अपने गांव स्तर के ऊपर लोगों को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान अंडर द अटल भूजल योजना एंड सिमिलर स्कीम। मतलब जैसे अटल भूजल योजना है या फिर किसी और प्रकार की जो इन स्कीम्स को प्रमोट हम कर सकते हैं, जिसके अंडर आपका हर स्टेट के अंदर जो ग्राउंड वाटर की स्थिति है उसके अनुसार वहां पर प्लान क्रिएट किए जाएं और वहां पर क्रॉपिंग सिस्टम या फिर जो भी हमारी रिसेंट एडवांसमेंट पॉसिबल की जा सकती है जिससे आपके पानी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसके तहत हम लोग कर सकते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, वरना इस स्थिति से हम लोग निपटने में केवल गवर्नमेंट या केवल सरकार ही पॉसिबल नहीं हो सकती। भारतीयों की अगर हम बात करें तो माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि सब लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आज हम सब भारतीयों की या हम में से लगभग 90% लोगों की जो सिविक सेंस है वो काफी खराब है। हम लोगों को ना तो रोडों के ऊपर चलने का पता है, ना ही हमें पानी को कैसे यूटिलाइज करना है वो पता है। जहां हमारे देश के अंदर नदियों को हम लोग पूजने के काम करते हैं, वहां पर तो नदियों की हालात ऐसी है जहां पर उनके अंदर हम पानी पीने के लिए छोड़िए वहां पर नहा नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि वो हमारी सिविक सेंस की वजह से हुई है। आज भी कहीं हम लोग जाते हैं तो नदियों में, झीलों में, तालाबों में हमने इतना बुरा हाल कर दिया है, हमारी प्रकृति को हमने इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो वाकई में बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। दिन ब दिन गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतनी ज्यादा बुरी स्थिति करते जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको लगातार काटा जा रहा है और लगातार हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है। आंकड़ों में हमने बिल्कुल उसको बढ़ा दिया है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी आपका फॉरेस्ट एरिया काफी डिक्रीज हुआ है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है आपके ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का। तो अगर हमने आज इसको नहीं बदला तो डेवलपमेंट तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हवा के नाम पर और जो पेड़ों के नाम पर और खाने के नाम पर हमें पत्थर और ईंट ही खाने को पड़ेंगे और ये आंकड़ों में ही पानी हमारे पास रह जाएगा और आने वाली स्थिति में आपकी जो स्थिति है वो काफी बदतर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जानकारी सब लोगों के साथ साझा करोगे ताकि जल्द से जल्द इस चीज को हम लोग बदलाव कर सकें और हमारे आपस में हमारा ये कह सकते हो जो सिविक सेंस है वो हमें लेकर आनी पड़ेगी। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, हमारे पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, हमारे आसपास कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं। और आप जो जिन चीजों को यूटिलाइज करते हो, चाहे वो आपकी गाड़ियों की बात करें, पॉल्यूशन जो भी मटेरियल आपके हैं उनकी बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो उनका यूज कम से कम करें और साथ में आप कोशिश करें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्निक है उनको अडॉप्ट किया जाए, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल फैक्ट्स और आपके करंट अफेयर वीडियोस के लिए और इसी के प्रकार की जो एग्रीकल्चर नॉलेज है उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।